तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की प्रश्नावली की 7.4। इतने दिनों से हम वीडियोस बना रहे हैं, इस पे भी हमने कई बार डिस्कशन किया, बट एक प्रॉपर एक्सरसाइज कभी हमने कंप्लीट नहीं की। इस प्रश्नावली जो है हमारे पास 7.4 आर्यन की किताब से क्वेश्चन पे पूरे प्रश्नावली का सलूशन लाने की कोशिश करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं हम इसके थ्योरी से, जहाँ पे हमको टोटल 3 प्रमेय देखने को मिल जाते हैं। पहला प्रमेय जो हो जाता है ये आपका त्रिभुज समरूप करने वाला जो होता है। तो शुरुआत करते हैं इसको अच्छे से समझते हुए, फिर देखेंगे कि क्या क्या करना है हमें। तो पाइथागोरस प्रमेय है बेसिकली। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन प्रमेय कहा जाता है, क्योंकि पाइथागोरस से बहुत पहले 800 साल पहले ही, मतलब 800 साल ईसा पूर्व। अभी यहाँ पे देखिए डिटेल्स देखें तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे। सो यहाँ पे बोधायन प्रमेय लिखा गया है। पाइथागोरस प्रमेय को एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने लगभग 800 ईसा पूर्व मतलब ये जो चल रहा है ईस्वी है, जैसे 2022 चल रहा है तो ये ईस्वी है। सो 2000 साल से पहले और प्लस 800 साल पीछे चले जाइए तो टोटल 2800 साल पहले आपका बोधायन हुए थे, भारतीय गणितज्ञ थे। तो उन्होंने इसे अलग रूप से दिया था और उनके अनुसार एक आयत का विकर्ण स्वयं से उतना ही क्षेत्रफल निर्मित करता है जितना कि उसकी दोनों भुजाएं अर्थात लंबाई और चौड़ाई मिलकर बनाते हैं। तो बात यही आ जाती है कि सेम चीज़ है जो पाइथागोरस कहते हैं, वही बोधायन ने भी कहा था, पर उनसे बहुत साल पहले कहा था, लगभग 500 साल पहले उनसे कहा था। सो ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय गणितज्ञ कभी किसी से कम नहीं थे, हम भारतीय भी कभी किसी से कम नहीं थे। बट हमें चाहिए कि हम अपने आप पर गर्व करें और साथ ही साथ बेहतर बनने का जो लगातार प्रयास रहा है हमारे भारतीय समाज में, वो बनाए रखें। तो आपको भी बेहतर बनना है और हमें भी बेहतर बनना है। सो यूट्यूब की इस जर्नी में आज टोटल 2 साल लगभग होने को आ चुके हैं हमारे, और हमें ये नहीं समझ में आया कि हमने इसका प्रॉपर वीडियोस क्यों नहीं बनाए। हालांकि इस प्रश्नावली को हमने शुरू किया था, बट बीच में हमने बहुत कुछ रोक दिया है। बात यही होती है कि ये प्रश्नावली बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है हमें, क्योंकि सिद्ध करना एक मुश्किल टास्क हो जाता है। पर फिर भी एक नए जो उसके साथ शुरुआत करेंगे इस पूरे वीडियो की। तो सबसे पहले पहला प्रमेय देख लेते हैं। हालांकि जब आप किताब उठाते हैं अपने एनसीईआरटी की, तो उसमें एक प्रमेय का नाम इसको दिया जाता है बकायदा, तो वो बात अलग हो जाती है। बट हमें यहाँ पे इस रूप में देखना है। तो प्रमेय क्या है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, अर्थात परस्पर भी समरूप होते हैं। अर्थात बात यह होती है कि कौन भी समकोण त्रिभुज से यहाँ पे जहाँ पे समकोण बना है उस शीर्ष से सामने वाले भुजा पे लंब डाला जाए। ऐसे में जो छोटे छोटे जो त्रिभुज बने हैं वो बड़े वाले के समरूप हैं, साथ ही वो आपस में भी समरूप हैं। तो इस प्रश्न के मतलब ये जो प्रमेय है ये महत्वपूर्ण किस लिए है? क्योंकि आम तौर पे ये प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी एग्ज़ाम में दिया जाता है। ये सीधा प्रमेय ही आपको दे दिया जाता है कि भैया इसी को आप सिद्ध करके दिखाइए। तो इसको कैसे करना है? तो ये तो प्रमेय हो गया, यहाँ से शुरुआत करनी है दिया है से कि एक त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज हमने ले लिया, त्रिभुज ABC जिसमें B समकोण है, यहाँ पे B पे समकोण है, AC कर्ण है तथा BD लंब हो गया। सिद्ध क्या करना है? ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। सो इसका नाम है ADB, देखेंगे ADB, और ये ABC के समरूप हो गया। ओके, और इसका नाम देखिए, इस छोटे वाले त्रिभुज का नाम BDC समरूप हो गया ABC के, और साथ ही साथ ये छोटा वाला ADB और BDC समरूप हो गए हैं एक दूसरे के। और यहाँ पे समरूपता में अगर आपने सीखा है एक चीज़ को, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसके नामों का चयन करना। क्यों यही चुने गए हैं, उसके लिए आपको इसकी जो सिद्ध करने वाली प्रक्रिया है उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही नाम इसका
मतलब सूट क्यों करता है, ज़रूरी क्यों है। भाई बात ये होती है कि जैसे ADB लिया गया, ADB, अब इस छोटे वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे तो कोण A कॉमन है, यहाँ पे D पर समकोण बना है, यहाँ पे बड़े वाले में B पर समकोण बना है। सो जो कोण बराबर हो रहे हैं उनको सामने होना चाहिए इनके नाम में। तो जैसे A और A आगे है तो ये वाला कोण A बराबर है, D और B सामने है तो ये वाला D वाला कोण और ये बड़ा वाला B वाला कोण बराबर है। और ये B और C इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि छोटा वाला जो B पे कोण बना है ये वाला इस C वाले के बराबर है। ओके, तो जिनके बारे में दिया गया है कम से कम उन्हें सीध में रखना चाहिए, और जो जिनके बारे में नहीं दिया गया है वो तो सीध में खुद ब खुद हो जाएंगे। तो यही रहती है बातें यहाँ पे मुख्य। तो जैसे कि कोण A को कहा बराबर है तो लिखा गया कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण, साथ ही लिखा गया ADB बराबर है ABC के प्रत्येक 90 अंश, और बस A कसौटी समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुजों कर दिया समरूप। और इतना करने के बाद बाकी त्रिभुजों के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको बस कह देना है कि इसी प्रकार से BDC समरूप हो गया ABC के। अच्छा, इसका नाम विशेष क्यों रखा गया, ऐसे ही क्यों रखा गया, क्योंकि C उभयनिष्ठ है, ये और बड़े वाले त्रिभुज में C उभयनिष्ठ है तो C को लास्ट में रखा गया है, और 90 अंश यहाँ पे D पे बन रहा है और B पे बन रहा है ABC में। सो ABC जो नाम एक सीक्वेंस बना हुआ है ना, उसके आधार पे हमें देखना होता है कि BDC रखें या फिर DBC। अब कुछ बच्चे पूछेंगे क्या सर DBC नहीं रख सकते, तो नहीं रख सकते, उनका नाम ऐसा रखना गलत हो जाएगा क्योंकि आपको बाद में बहुत कुछ सिद्ध भी करना है। सो सीक्वेंस सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो याद रहे बस इतना सा कि जो कोण बराबर है उनका नाम उनके सामने होना चाहिए। जैसे कि अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए B पर और A पर, ये छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे थे, इस त्रिभुज में ये B पर जो छोटा वाला कोण बना है और बड़े वाले त्रिभुज में A पर जो कोण बना है। अच्छा, इनके बारे में हमको कोई जानकारी मिलती नहीं कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं, तो इस वजह से उन दोनों को साथ में रखा गया है। साथ ही D पर D और B को सामने रखा गया, यानी इस त्रिभुज में D पे 90 बना है, इस बड़े वाले त्रिभुज में B पे 90 बना है, तो ये दोनों बराबर थे तो वो साथ में आ गए। साथ ही इस छोटे वाले त्रिभुज में C और बड़े वाले त्रिभुज में C उभयनिष्ठ थे, जिसकी वजह से वे साथ में आगे कहाँ गए, ये गए C। ठीक है, ये दोनों साथ में आ गए। तो जो बराबर हैं उनको साथ में लिख लीजिए, जो बचा खुचा है वो आपस में खुद ही बराबर हो जाएंगे। और इसी प्रकार से भाई जब ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप, तो देखिए ABC के समरूप ये भी है, ABC के समरूप ये भी है, तो इन दोनों समीकरणों की वजह से ये दोनों भी, इन दोनों के समानता की वजह से ये दोनों भी क्या हो गए, समरूप हो गए। तो इति सिद्धम, बस इतना सा आपको लिख देना है। तो यही प्रक्रिया रहेगी इसको सिद्ध करने की। ओके, तो प्रमेय नंबर 2 देखा जाए, क्या लगता है इसको कैसे करना होगा। प्रमेय पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सो ये वाला क्वेश्चन भी क्या होता है कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से दिख कीजिए, या फिर कहते हैं कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ऐसे सिद्ध करके दिखाइए। तो इसमें शुरू कहाँ से करना होगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसे लिख करके ही देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो यहाँ पे बेसिकली एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए ना। सो प्रमेय सिद्ध करना है तो एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ये ले लिया हमने एक समकोण त्रिभुज। खैर ऐसे समकोण त्रिभुज लेने से काम तो बनेगा नहीं, क्योंकि हमको लंब खींचना होगा ना, ऐसा कुछ, ताकि हम सिद्ध कर सकें। सो हमें ऐसा समकोण त्रिभुज लेना होगा। सो यहाँ पे 90 अंश का कोण बना हुआ है और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो यहाँ पे A रख देते हैं, B रख देते हैं, यहाँ पे C रख देते हैं, और एक लंब हमको खींचना होगा D। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया गया है वो देख लेते पहले। तो इसमें हमने लिख लिया है, क्या लिख लिया है, दिया है हमें क्या, एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें B समकोण है वो लिख लिया है। सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ये लिख लिया है। अब यहाँ पे हमको क्या करनी पड़ेगी, रचना। और रचना में क्या किया, ये हमने खींचा था ना BD लंब AC, तो वो लिखना पड़ेगा कि हमने BD लंब AC खींचा है, तो ये हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं खींचा। ठीक है जी, ये होगी बात। अब क्या, उपपत्ति पे आ जाते हैं। चाय पत्ती है जी, नाशपत्ती। उपपत्ति में क्या आ जाएगा,
और पथ में आएगा ये कि जब हमने यहाँ पे लंब खींचा है तो ये दो त्रिभुज में बढ़ गया है। ठीक, अब यहाँ पे ये जो छोटा वाला त्रिभुज है बड़े वाले के समरूप होगा। ओके, और ये छोटा वाला त्रिभुज है ये भी बड़े वाले के समरूप होगा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी के समरूप हो गया। क्यों हो गया है? ए समरूपता से, और इसमें कोण ए बराबर था कोण ए के, साथ ही साथ कोण ए डी बी बराबर कोण था ए बी सी के। तो ऐसे में ये समरूप हो गया। अब जब ये समरूप हो गया तो उसकी वजह से कुछ मिलेगा, भुजाओं का अनुपात कुछ मिलेगा। तो क्या मिलने वाला है, हम क्या लेने वाले हैं, ए डी अपॉन ए बी मिल जाएगा, और बी डी, ये बी डी हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल से इसको नहीं लेना चाहिए, हमको बड़े बाहर वाली भुजाएं लेना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। तो ए डी ले लेना चाहिए। सो ए डी अपॉन ए बी मिल जाएगा बराबर बी डी तो ये लाइन है, इसको छोड़ देते हैं, हम लेते हैं ए बी। ठीक है, ये ए बी अपॉन ए सी ले लेते हैं। परफेक्ट, ये हो जाएगा। तिरछा गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर गुणा कराएंगे तो ए डी इंटू ए सी दिखाई दे रहा है, ए बी का गुणा करने पर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट कर लिया, काम हो गया इतना पे। अब आगे क्या करना है कि इधर वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप होगा। त्रिभुज का नाम होगा बी डी सी, समरूप ए बी सी। सो त्रिभुज हमारा बी डी सी समरूप हो रहा है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, कारण क्या है इसका, ए समरूपता लगी है, ए समरूपता से, और इसमें कौन कौन समरूप है, मतलब बराबर क्या है, तो कोण बी उभयनिष्ठ है दोनों में। सो यहाँ पे कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है, और साथ में हमारा ए बी सी जो है वो बी डी सी के बराबर है। तो कोण हम बी डी सी लिखना चाहेंगे पहले, बराबर है कोण ए बी सी। सो ए बी सी के बराबर है, तो यहाँ पे कोष्टक क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम वही चीज़ लेंगे, ये हमें बी डी को अवॉइड करना है, उसको छोड़ देना है, उसके अलावा जो भी मिल पाए सब बटोर लो। सो बी डी, तो बी डी छोड़ देना है, डी सी, सो डी सी ले रहे हैं, डी सी बटे बी सी हो रहा है। ओके, बराबर करते हैं, बी सी दिखाई दे रहा है, बी सी बराबर बटे ए सी दिखाई दे रहा है। सो ये ए सी हो रहा है। तो तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, इसका इधर कराते हैं, तो भैया ये तो हो गया अपना डी सी इंटू ए सी, और इसका दोनों गुणा हो गया बी सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। सो अगर आप ध्यान दें तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर मिल चुका है, ये ए बी स्क्वायर है और ये बी सी स्क्वायर है, ये मिल चुका है। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी हमको ऐसे करना है कि हमको समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऐसा लिखना है। अब जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, ये वाला पार्ट इधर की ओर जुड़ जाएगा, बराबर के उस पार वाला उधर की ओर जुड़ जाएगा। तो ए डी इंटू ए सी जैसा है वो लिख लेते हैं, ए डी इंटू ए सी हो गया, प्लस इधर वाला अपना डी सी इंटू ए सी हो गया, बराबर के उस पार आ जाते हैं, वो था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो गया। इन दोनों में ए सी कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लो भैया ए सी, और क्या बच जाएगा हमें, ए डी प्लस डी सी देखने को मिल जाएगा, बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो रहा है। सो ए डी प्लस डी सी, अगर ए डी प्लस डी सी देखा जाए तो वो ए सी के बराबर हो रहा है। सो इसी वजह से यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए सी इंटू ए सी हमको दिखाई दे रहा है। सो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है, इन दोनों का गुणा क्या हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया, और वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये एक प्रकार से आपका जो प्रमेय था वो सिद्ध हो चुका है। ओके, तो फाइनली ये ख़त्म हो गई भाई, बात पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, क्वेश्चन ये समाप्त हो गया। आपको ऐसे ही कर देना है, एग्ज़ाम में ऐसे भी आएगा, मतलब ये भी करने के लिए आएगा। बट ये जो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है ये नहीं आता है, मैंने तो अभी तक नहीं देखा से आते हुए कभी, पर आपको समझा देते हैं। क्या है कि भैया यहाँ पे जो भी पाइथागोरस प्रमेय में हुआ उसी का उल्टा ये कहना चाहता है, इसका विलोम है। क्या चाहता है, ये किसी त्रिभुज की एक
भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहले भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। यानी कोनो भी त्रिभुज हो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो रहा है तो इसके सामने वाली जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 अंश होगा। तो एक ही बात होती है भैया, कैसे करेंगे यहाँ पे, तो दिया है, लिख लेते हैं। एक त्रिभुज है अपने पास, ये त्रिभुज ABC है जिसमें हमारे साथ क्या हो रहा है कि AC² प्लस AB² प्लस BC², ये दोनों भुजाओं का वर्गों का योगफल हो रहा है, ये AC के बराबर, क्योंकि ये पहले से दिया गया। हमको क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पे B पे जो बना है कोण वो 90 अंश है। तो इसके लिए क्या करना होगा, रचना, एक परफेक्ट रचना करनी होगी। कैसे रचना करनी होगी, समकोण त्रिभुज PQR, देखो PQR एक समकोण त्रिभुज खींचना होगा जिसमें Q 90 अंश होना चाहिए। साथ ही साथ में इसमें क्या होना चाहिए, ये जो PQ है वो B1 या फिर AB के, PQ जो है AB के बराबर होना चाहिए और RQ CB के बराबर होना चाहिए। तो हमको ज़्यादा ये करना है, मतलब रचना कीजिए कि PQ बराबर AB तथा QR बराबर BC। सो ये हो गया। अब यहाँ पे उपपत्ति क्या होती है, उपपत्ति होती है इस त्रिभुज में, त्रिभुज PQR में, तो PR² बराबर हो जाएगा PQ² प्लस QR², PQ² प्लस QR²। ये कहाँ से होगा, पाइथागोरस प्रमेय से, जो पीछे वाला हमने पढ़ के रखा है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ये भुजाओं की वैल्यूज जो दिखाई दे रही हैं वो किसके बराबर है, ये PQ किसके बराबर है, AB के बराबर, और ये QR किसके बराबर है, BC के बराबर है यहाँ पे। इसीलिए कहा गया समीकरण 2 से यहाँ पे क्या हो गया, PQ की जगह पे AB लिख दिया गया, QR की जगह पे BC लिख दिया गया। ठीक है, तो ये एक अलग से समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 3। अच्छा, पहले समीकरण में क्या था, पहले समीकरण में था कि AC² बराबर AB² प्लस BC², और यहाँ पे अब क्या मिल गया है, PR² बराबर AB² प्लस BC²। इन दोनों में AB² प्लस BC² कॉमन है, यानी समान है, तो ऐसे में PR² और AC² बराबर होंगे। सो यहाँ पे समीकरण 1 और 3 से कहा गया है PR² बराबर AC², यानी AC² प्लस बराबर PR²। सो अगर दोनों को वर्गमूल ले लेते हैं तो AC और PR बराबर हो जाते हैं, यानी AC और PR क्या हो जाएंगे, ये वाली भुजा बराबर हो जाती है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम कैसे सिद्ध करेंगे, दोनों त्रिभुजों का नाम लिख दिया। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में इसमें कौन बराबर है, AB और PQ बराबर है क्योंकि हमने उसकी रचना की थी, और BC और QR बराबर है क्योंकि उनकी भी हमने रचना की थी। उसको दोनों को समीकरण नंबर 2 कह दिया गया था, तो उसी से यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अब इसकी जगह पे लिख सकते हैं रचना से। ठीक है, समीकरण 2 से के बजाय रचना से लिख सकते हैं। और साथ ही AC बराबर PR, ये अभी हमने प्रूव किया, तो इस समीकरण नंबर 4 बन गया था, तो ये बन गया था। अब यहाँ पे क्या है, जब तीन भुजाएं बराबर हो जाएं किसी त्रिभुज की SSS समरूपता से, यहाँ पे सर्वांगक्षमता से लिखना चाहिए था, ये समरूपता गलत है, सर्वांगक्षमता लिखना चाहिए। दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगक्षम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गए हैं तो उनके जो सभी कोण होते हैं वो बराबर हो जाएंगे, यानी कोण B और कोण Q बराबर हो जाएंगे। अब चूँकि कोण Q 90 अंश है, क्योंकि हमने पहले से रचना की थी, तो कोण B भी 90 अंश हो जाएगा, और इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। सो आई होप आपको तीनों प्रमेय समझ में आ गए होंगे कि कैसे इन्हें सिद्ध करना है। हालांकि आपको ये पहले से याद ही होंगे, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए। और अब हम प्रश्नों पे आ जाते हैं, जो कि हमारे प्रश्न हैं शानदार। सो पहले प्रश्न के साथ शुरुआत की जाए। बहुत बढ़िया, यस। तो पहला प्रश्न क्या है, प्रश्नावली के कह रहे हैं, एक 17 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन के सहारे खड़ी है। सो यहाँ पे हो गया 17 मीटर लंबी सीढ़ी, ये वाली देखो, भवन ये हो गया और ये सीढ़ी हो गई, ठीक है, और ये 17 मीटर लंबी है, गुड। वह भवन पर ज़मीन से 15 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है, ज़मीन से 15 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है। ज्ञात कीजिए कि सीढ़ी का निचला सिरा भवन के आधार से कितनी दूरी पर है। ये सीढ़ी है, इसका निचला सिरा भवन का आधार ये है, इनकी दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा तरीका लगाना है, ये पूरा चित्र बनाना है और कह देना है कि ये ABC हो गया, ठीक है। और सीढ़ी की लंबाई लिखना, सीढ़ी की लंबाई बराबर 17, AC बराबर 17 मीटर, भवन की ऊंचाई BC बराबर 15 मीटर, या फिर भवन की खिड़की की ऊंचाई कह सकते हो। AB का मान निकालना है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा ही। सो कह देना AC² बराबर BC² प्लस AB²।
सो ए बी की वैल्यू तो हमको निकालनी है। ए सी का मान हमको 17 मिला है, 17 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग प्लस ए बी स्क्वायर। 17 17 में 289, सॉरी 289 और 15 15 में 225 प्लस यहाँ पे सॉरी ए बी स्क्वायर। सो 225 को इधर भेजेंगे तो 289 माइनस 225 बराबर ए बी स्क्वायर। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 गया ख़त्म। ए बी स्क्वायर बराबर हमको मिल रहा है 64। तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 64 का वर्गमूल 8 8 64, यानी कि 8 मिल जाएगा। ए बी बराबर 8, तो 8 मीटर कह देना, ये उत्तर हो जाएगा। सो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न हमें कैसे करना है। प्रश्न संख्या 2 हमने डाल दिया। कहा क्या समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में हम भी ऐसे लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी सी तो लिखा है ही नहीं, ए बी सी में हमें दिया गया है ए बी बराबर ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर और ए से बी सी पर डाला गया शीर्षलंब। ए से बी सी पर डाला गया शीर्षलंब क्या है भैया, शीर्षलंब कितना भैया 24 सेंटीमीटर है। बी सी का मान ज्ञात करना है, तो बी सी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए चित्र बना होना चाहिए। ये 25-25 को 2 लाइन खींचकर एक समद्विबाहु त्रिभुज हमने बना लिया। एक तो सीधा सा लंब डाल दिया। अब ए से लंब डाला गया है तो इसका हम नाम रख देते हैं बी सी, इसका नाम ए रख देते हैं, यहाँ पे लंब डाल देते हैं डी। अब क्या करोगे भैया, लंब डाला है तो दोनों तरफ 90 अंश बनेगा, 90 अंश बना है तो क्या होगा, ये हमारे पास 24 है। तो त्रिभुज ए डी बी, ये जो त्रिभुज है इसमें हम कुछ काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, त्रिभुज ए डी बी में आपको क्या पता है, यहाँ पे 90 पता है। त्रिभुज ए डी बी बराबर 90 पता है, ए डी बराबर 24 पता है और ए बी बराबर 25 पता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 90 हो गया है तो समकोण त्रिभुज बन गया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भैया, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। सो ए बी बराबर तो 24 है, सॉरी 25 है, इसका वर्ग बराबर ए डी बराबर 24 है, इसका वर्ग प्लस बी डी, ये स्क्वायर हो जाएगा 25 का वर्ग 625 और 24 का वर्ग कितना होता है 576, इतना हो जाएगा। और ये बी डी स्क्वायर इसको उधर भेज देते हैं, 625 में घटा लेते हैं 576 को, अब बराबर हो जाएगा ये बी डी स्क्वायर। 15 में से 6 गया, कितना बचेगा 9 और 1 बचा है, चलिए 11 में से 11 में से 7 गया 4 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 5 गया ख़त्म, तो बी डी स्क्वायर मिल रहा है। सो बी डी बराबर क्या मिल जाएगा, √49 मिल जाएगा, जिसके बराबर मिल जाएगा 7। तो ये तो मिल गया 7 सेंटीमीटर इधर वाला। उधर वाला हल करेंगे तो वो भी 7 मिलेगा। यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार से, ये बड़ा सस्ती चीज़ होती है, इसी प्रकार से लिख दो काम हो जाता है। डी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और हम बी सी बराबर क्या लिख देंगे कि हमारे पास बी डी प्लस डी सी मिल गए थे, दोनों 7 + 7 हो गए थे, बराबर 14 सेंटीमीटर मिल गया। एकदम चौचक उत्तर मिल गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्या है क्वेश्चन में। कहा गया है कि त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, कितनी दी गई, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दी गई है। कह रहे हैं निर्धारित कीजिए कि क्या यह त्रिभुज के त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो भैया ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ये कैसे निर्धारित कर पाओगे।
ये निर्धारित तभी कर पाओगे जब दो भुजाओं को वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा। और दो भुजाएं कौन सी? छोटकी छोटकी वाली, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 3 त्रिक 9 और 4 चौके 16, 16 9 25 होते हैं और 6 स्क्वायर बराबर 36 होते हैं। यहाँ पे दिखाता है चूँकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर नहीं है 6 स्क्वायर के, अतः यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण नहीं है। लिख दो, बात खत्म करो। काली मेहनत करोगे, और कुछ करना चाहो तो कर सकते हो भैया। अगला वाला सवाल, चौथा वाला सवाल, चौचक सवाल है, देखेंगे क्या लगता है। क्या लिखल है? कहा गया है कि आकृति में डी 90 अंश है, तो डी 90 अंश दिखाते हैं। डी 90 अंश है, ए डी लंब बी सी, ए डी लंब बी सी, डी 90 क्या कहना चाहते हैं? सही तो है, एक के बतिए दो बार कहे लिख रहे हैं। ए डी लंब बी सी का मतलब ही होता है कि 90 अंश होना, और यहाँ पे 90 अंश फिर कहीं भी रहे हैं, मतलब कुछ भी इनके भरोसा नहीं है। बी स्क्वायर बराबर इतना इतना कुछ सिद्ध करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, यहीं से देखकर समझेंगे, ठीक है? यहीं दूर से देख के समझ लेंगे। देखो भैया, यहाँ पे हमको निकालना है बी स्क्वायर, बी की घाते 2, तो बी कहाँ मिलता है? यहाँ पे मिलता है। और ये कौन सा है? छोटका वाला त्रिभुज है। तो छोटका वाला त्रिभुज से हम शुरुआत करेंगे। नाम देखो भैया, ए डी बी सी दिखाता है, तो नाम लिखते हैं त्रिभुज ए डी सी में। तो यहाँ पे जो डी है, कोण डी बराबर का है, वो तो 90 अंश है। और क्या है? कॉमा लगाना था, हम का लगा रहे हैं। ये जो ए डी दिखाई दे रहा है वो क्या है? एच है। ए सी जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? बी है। और यहाँ वाला जो हमको दिखाई दे रहा है डी सी, उसका अता पता नहीं है। तो डी सी कैसे निकाला जाएगा? पूरा तो ए है, उसमें से एक्स माइनस कर दो भैया। पूरा लंबाई ए है, उसमें से एक्स घटाई दो तो डी सी मिल जाएगा। तो ए माइनस एक्स हो जाएगा इसकी लंबाई। अब क्या करेंगे? ये समकोण त्रिभुज लगा देंगे। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला मतलब वही पाइथागोरस प्रमेय। तो ए सी स्क्वायर बराबर मिल जाएगा ए बी, सॉरी इसका नाम तो ए डी है, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर लिख दिए हैं। ए सी की वैल्यू कितनी है? बी है, तो बी की घाते 2 हो गई, बराबर ए डी की वैल्यू कितनी है? एच है, उसकी घाते 2 हो गई। और डी सी की वैल्यू क्या है? ए माइनस एक्स है जी। अब यहाँ पे फार्मूला बना दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे मन कहता है, तो कर देते हैं। अरे यार, बार बार बराबर की जगह प्लस, हम प्लस की जगह बराबर कुछ भी लगाते रहते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स हुए, तो मेरे ख्याल से यह तो पूछा जाता है ना, यही तो सिद्ध करे कहत रहे ना, सिद्ध हो गया। दूसर का बी स्क्वायर बराबर कहता है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a एक्स करो, यानी यहाँ से हटावे की बात कहता है। ऊपर वाले में ही जोन बी स्क्वायर देखा, यूँ पूछा है, बी स्क्वायर ऊपर वाले में पूछा है। बी स्क्वायर में एच स्क्वायर दिखाता है, इनमें एच स्क्वायर नहीं दिखाता, यानी कि हमको कोनो भी सूरत से एच स्क्वायर की वैल्यू निकाले के है और हमें रख देगा पहले वाले में। तो एच स्क्वायर की वैल्यू देखो, ई एल एस तो निकल कर रह चुकी, अब हमें करेक्ट बात मतलब मन नहीं है। ई वाले त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ए बी डी में, तो पहले वह त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी डी में। ओके, थोड़ा बगली करके देख लेते हैं, ऐसा करके देख लेते हैं, यहीं पे काम चला लेते हैं बिना चित्र बनाए हुए। तो भैया क्या करेंगे, हम ये कहना चाहते हैं कि आप देख रहे हो डी पे 90 बना है, डी पर कितना बना है? 90 बना है। ए डी कितना है? ए डी है एच, और ये बी डी कितना है? वो बी डी तो साफ साफ दिखाता है एक्स, और ये ए बी कितना है? वो ए बी बराबर सी दिखाता है, तो लिख दिया। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगेगा? ए बी स्क्वायर बराबर मिलेगा, बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? वो है सी स्क्वायर, प्लस बी डी की वैल्यू कितनी है? वो है एक्स, सॉरी यहाँ पे बराबर लगाना था, एक्स स्क्वायर प्लस ए डी की वैल्यू कितनी है? एच स्क्वायर।
और हमने कहा कि यहाँ से h का मान ही हटाना है, बाकी वही h का मान निकाल के यहीं पे रख दो। तो यहाँ से h का मान निकालते हैं। h का मान कैसे निकालेंगे, x को उधर भेज देंगे तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये एक समीकरण बन जाएगा। अच्छा, इसको समीकरण ही बना लेते हैं, समीकरण नंबर 1 और इसका 2 से। समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे भैया, h का जो भी यहाँ पे h स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहीं पे रख देंगे, h स्क्वायर की जगह ये वाले। तो b स्क्वायर था वहाँ पे बराबर था h स्क्वायर की जगह यही रख देते हैं। c स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हमने रख दिया, प्लस a स्क्वायर है तो प्लस a स्क्वायर लिख लिया, फिर प्लस x स्क्वायर है माइनस 2ax है तो प्लस x स्क्वायर माइनस 2ax। x स्क्वायर कट रहा है तो b स्क्वायर क्या मिल रहा है, b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax मिल रहा है। और ध्यान से देखेंगे तो वही चीज़ ये है, ये बस बाकी a को आगे लिख दिया है तो वैसे लिख देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ax। तो ये हो गया भैया पूरा समीकरण सॉल्व, मतलब जो भी हमको सिद्ध करना था वो मिल चुका है।